वो कहते हैं ना कि अगर आपको कोई काम करने की अगर लगन हो तो सफलता आपकी कदम जरूर चूमती है। 7 गोलियां लगने के बावजूद जब डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था, उसके बाद उठते हैं और भारत को 4 महत्वपूर्ण लड़ाइयों में विजय करवाते हैं। नाम है सैम बहादुर और काम इतना बड़ा कि आप सोच भी नहीं सकते। भारत के एक लाल के बारे में यहाँ बात करने वाला हूँ और एक ऐसी चर्चित नाम जिनके नाम पे हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई, सैम बहादुर। सैम बहादुर यार काफ़ी चर्चित फिल्म अभी चल रही है और काफ़ी अच्छा कलेक्शन उसका बॉक्स ऑफिस पे हो रहा है। लेकिन मैं यार इस वीडियो में सैम बहादुर फिल्म के बारे में नहीं बात करने वाला, उनके रियल ज़िंदगी के बारे में बात करने वाला हूँ। क्या कुछ उनकी उपलब्धियाँ थी, कैसे वो इतने महान बन गए। 40 साल से ज़्यादा तक उन्होंने देश की सेवा की और 5 महत्वपूर्ण लड़ाइयों में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। क्या कुछ हुआ था सैम बहादुर की ज़िंदगी में, सब कुछ पूरे डिटेल में मैं बताने वाला हूँ। तो यार सैम बहादुर का जन्म 3 अप्रैल 1914 को हुआ था और ये पहले ऐसे अफसर थे जिनको फील्ड मार्शल के रैंक से नवाजा गया था। इनका पूरा नाम सैम हरमुसजी फरामजी जमशेदजी मानेकशॉ था और इनको प्यार से लोग सैम बहादुर कहते थे। ये पहले चीफ ऑफ आर्मी थे 1971 में और 40 साल से ज़्यादा तक इन्होंने देश की सेवा की। 5 से ज़्यादा लड़ाइयाँ भी भारत की तरफ से लड़ी और इन्होंने अपनी पहली लड़ाई वर्ल्ड वार 2 से शुरू की थी। 7th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे, 9th जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ थे, ईस्टर्न और वेस्टर्न कमांड के 2nd जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ भी ये रहे। अपने जीवन काल में इतने रैंक इन्होंने प्राप्त किए कि शायद ये 10 व्यक्ति मिल के भी इतने रैंक्स न ले पाए। हर एक लड़ाई के बाद इनकी प्रमोशन तय होती थी और एक अदना सा सैनिक जब इतने बड़े फील्ड मार्शल रैंक तक जाता है तो चर्चा तो बनती है। वर्ल्ड वार 2 जो कि 1939 से 1945 के बीच में चला, इसमें सैम बहादुर भारतीय सेना की तरफ से लड़ रहे थे और उस समय भारतीय सेना अंग्रेज़ों के अधीन थी। इनको जापानीज़ के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा गया और इनका ऑब्जेक्टिव था हिल्स पे कैप्चर करना और ये सक्सेसफुली हिल को कैप्चर कर लिए। लेकिन एक लाइट मशीन की तरफ से जब फायरिंग शुरू हुई तो इनको टोटल 7 गोलियां लगी और इन 7 गोलियों से पूरी तरह से ये वाउंडेड हो चुके थे। इनके बचने की संभावना बिल्कुल ज़ीरो थी। फिर इनके ही एक साथ मेहर सिंह 14 माइल तक इनको कंधे पे बिठा के अस्पताल तक ले जाते हैं। अस्पताल में ऑस्ट्रेलियन सर्जन होते हैं। ऑस्ट्रेलियन सर्जन ने जब इनको देखा और इनको देखा कि इनमें 7 गोलियां लग चुकी हैं, तब इन्होंने कह दिया कि इनको बचाना मुश्किल है। कैजुअली एक सर्जन सैम बहादुर से पूछता है कि आपको क्या हुआ है, तो सैम बहादुर जवाब देते हैं, आई हैव गॉट ए किक फ्रॉम ए म्यूल, मतलब मैंने खच्चर से लात खा के आई है। तो जब ऐसे सेंस ऑफ ह्यूमर, जब 7 गोली लगी हो और ऐसा सेंस ऑफ ह्यूमर आप दिखाते हो, तो सर्जन भी बोलते हैं कि इसे बचने से कोई नहीं रोक सकता, इसको कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर इतने वाउंड होने के बाद भी जारी है तो इसका मतलब इसमें हिम्मत काफ़ी है। होता कुछ ऐसा ही है, इनकी ऑपरेशन होती है और सर्जरी के बाद ये पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं और आपको जान के हैरानी होगी कि उन 7 गोलियों में से 3 गोली एक लंग्स, एक किडनी और एक स्टमक में डायरेक्टली हिट हुई थी। तो इतने गहरे वाउंड के बाद भी इनको कुछ नहीं होता है और ये अपने ऑब्जेक्टिव में सफल होते हैं। तो हम कहते हैं ना बार बार कि सफलता उन्हीं की कदम चूमती है जिनके हौसलों में बुलंद होती है। तो सैम बहादुर कुछ ऐसे ही थे। अब जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ, इनकी जो सेना की टुकड़ी थी वो पाकिस्तान के हाथ में चली गई। फिर उन्होंने वहाँ से रिज़ाइन दिया और कहा कि मैं भारत की हमेशा सेवा करूँगा। इनको 8th गोरखा राइफल्स रीअसाइन किया गया जो कि फ्रंट आर्मी होती है। उसके बाद 22 अक्टूबर 1947 को भारत पे पाकिस्तान का हमला होता है। कश्मीर में डोमेल और मुजफ्फराबाद को कैप्चर कर लिया जाता है। वहाँ के जो उस समय का महाराजा थे, महाराजा हरी सिंह, अभी तक भारत में उन्होंने अपनी विलय नहीं करी थी और हरी सिंह इनसे अपनी सुरक्षा की भीख मांगते हैं। उसके बाद मानेकशॉ जो कि सैम बहादुर थे और बीपी मेनन को भेजा जाता है वहाँ जायज़ा लेने के लिए। वहाँ जाके वो लोग जायज़ा लेते हैं और देखते हैं कि दुश्मनों की क्या कुछ स्ट्रेंथ है। सब कुछ देख के ये दिल्ली आते हैं। दिल्ली आके उस समय के प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू को हर एक चीज़ बताते हैं और उसके बाद लड़ाई शुरू होती है। 27 अक्टूबर को ये फिर अपने ट्रूप्स लेकर वहाँ पहुँचते हैं और उसके बाद इनको अटैक करने के लिए बोला जाता है। और यहाँ पे मैं आपको बताते चलूँ कि इनको उसी समय एक नए जगह पे अपॉइंटमेंट लेना था, लेकिन लड़ाई जब शुरू हुई तो ये इतने इन पे विश्वास था सरकार को कि उन्होंने उस अपॉइंटमेंट को कैंसिल किया और कहा कि प्रेजेंटली अभी आप इंडो पाक इस लड़ाई को पहले सुलझाइए और जो भी इसका निष्कर्ष निकलता है उसके बाद वहाँ जाके अपॉइंट होइएगा। तो ये वही करते हैं। 27 अक्टूबर को लड़ाई शुरू होती है और पाकिस्तान को श्रीनगर से खदेड़ा जाता है क्योंकि पाकिस्तान आगे बढ़ते चली जाती है और श्रीनगर से खदेड़ के श्रीनगर सबसे पहले भारत में मिलाया जाता है। उसके बाद मुजफ्फराबाद को भी कैप्चर किया जाता है और पाकिस्तान आर्मी को पीछे की जाती है। उसके बाद इनको भेजा जाता है हैदराबाद में निज़ाम के खिलाफ लड़ने के लिए। ऑपरेशन पोलो इन्हीं के नेतृत्व में लड़ा गया था और जब हैदराबाद मिलने से बिल्कुल इनकार कर रहा था उस समय
मानिक शॉ जाते हैं, जो कि सैम बहादुर के नाम से जाने जाते थे। वो वहाँ जाते हैं, ऑपरेशन पोलो चलाते हैं और हैदराबाद को इंडिया में कैप्चर करवाते हैं। कैसे ये क्या कुछ हुआ था, एक सेपरेट वीडियो इसके लिए बनेगी, लेकिन अभी के लिए आप इतना जान लें कि हैदराबाद को भारत में मिलाने में सबसे ज़्यादा हक और सबसे ज़्यादा हाथ सैम बहादुर का था। देश की आज़ादी के बाद जब चुनाव होने लगे और देश में सब कुछ अच्छे तरीके से चलने लगा, तो इनको 1 साल के कोर्स के लिए 1957 में इनको लंदन भेजा जाता है। और लंदन से जब ये वापस इंडिया आते हैं तो इनकी फिर से प्रमोशन होती है और फिर इनको बना दिया जाता है जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ। तो ये इनकी प्रमोशन जो थी हर एक लड़ाई के बाद हमेशा होती थी। अब आता है 1970 में, जब ईस्टर्न पाकिस्तान, उस अभी का जो बांग्लादेश है उस समय ईस्टर्न पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो उस समय ईस्टर्न पाकिस्तान पे पाकिस्तानियों का हक था और वहाँ पाकिस्तान आर्मी काफ़ी ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे, क्योंकि यार वहाँ के लोगों को वो लोग अपना नहीं मानते थे। तो काफ़ी ज़्यादा रेप्स हो रहे थे, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोगों को मारा जा रहा था और कई लाख लोगों को एक साथ पाकिस्तान आर्मी वहाँ मौत को नींद सुला देती है। जो बांग्लादेशी सरकार होती है उस समय भारत से अपनी बचाव की भीख मांगती है और जो पाकिस्तान का हक था उस पर, तो यहाँ पे उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और इंदिरा गांधी के नेतृत्व में ये लड़ाई लड़ी जाती है। उस समय इंदिरा गांधी ने अपनी एक बैठक बुलाई थी, उसमें सैम बहादुर भी आए थे और सैम बहादुर से उन्होंने पूछा कि क्या अभी आप लड़ाई के लिए तैयार हैं। तो सैम बहादुर डायरेक्ट बोल दिए थे कि अभी अगर लड़ाई लड़ी जाएगी तो अभी भारत की हार तय हो जाएगी। तो इन्होंने उसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि अभी मानसून आएगा, हिमालय पिघलेगी और चारों तरफ फ्लड ही फ्लड होगा और हमारे पास उतने इक्विपमेंट्स नहीं है कि हम पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ इतने देर टिक पाएंगे। अब पाकिस्तान आर्मी, इन्होंने एक डेट भी लिख के उसमें दिया था कि इस दिन मैं वार शुरू कर दूंगा अगर वहाँ से वार शुरू नहीं होती है। लेकिन इसके पहले ही भारतीय आर्मी जब तक वार शुरू करती, पाकिस्तानी आर्मी फिर से अटैक करती है ईस्टर्न पाकिस्तान, जो कि अभी का बांग्लादेश है। उसके बाद इनके नेतृत्व में एक लड़ाई लड़ी जाती है और उस लड़ाई में भारत विजयी होता है। और ये लड़ाई में क्या कुछ हुआ इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बनेगा, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ सैम बहादुर के कारनामों को मैं बता रहा हूँ, इसलिए सब कुछ पूरे जल्दी चीज़ें चल रही हैं। 3 दिसंबर 1971 को भारत विजयी होता है और इंदिरा गांधी इनको भेजती है कि जाके आप एग्रीमेंट साइन करो पाकिस्तानी आर्मी से। लेकिन ये कहते हैं कि मैं एग्रीमेंट साइन नहीं करूँगा और अपने बदले वो भेजते हैं जनरल जगजीत सिंह को वहाँ एग्रीमेंट साइन करने के लिए और एग्रीमेंट साइन होता है। और इस बीच में एक मैं ख़ास वाक़या बता दूं कि जब पाकिस्तान आर्मी सरेंडर करने से नकार रही थी तो 3 रेडियो अनाउंसमेंट्स करते हैं और पाकिस्तानी आर्मी को ये दिलासा देते हैं कि अगर आप सरेंडर कर दोगे तो आप अपने घर परिवार तक बिल्कुल सुरक्षित पहुंच जाओगे, अगर आप सरेंडर नहीं करते हो तो आपको मार दिया जाएगा। Army is in Bangladesh. Your air force has been destroyed. You are surrounded on all sides. And if you don't surrender, you will be killed unmercifully. तो एक मेंटली टॉर्चर और साथ में जो स्ट्रेंथ के साथ ये टॉर्चर करते थे किसी आर्मी पे, तो ये इनकी सफलता के मूल मंत्र होते। पर सैम बहादुर हालांकि अभी हमारे बीच नहीं है, जो वीर गाथा है वो आज भी हमारे बीच चलती है और ये फिल्म ने आकर एक बार फिर से सैम बहादुर के जीवन को हमारे सामने रंगीन बना दिया है। सैम बहादुर की मृत्यु 2008 में हो गई, आज से 15 साल पहले। लेकिन जब ये फिल्म आई और विकी कौशल के अभिनय ने क्या कुछ कमाल किया, आप फिल्म में खुद देख सकते। हाल ही में मैंने फिल्म देखी, फिल्म काफ़ी अच्छी है और विकी कौशल की यार अभिनय की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। ये फिल्म में विकी कौशल ने एक ऐसी भूमिका निभाई है जो कि हूबहू सैम बहादुर जैसे दिखती है। अगर आपने सैम बहादुर के कुछ पुराने वीडियोज़ देखे हों तो उसके बाद अगर विकी कौशल को एज ए सैम बहादुर देखोगे तो लगेगा कि हूबहू सैम बहादुर अभिनय खुद कर रहे हैं। तो कैसी लगी आपके वीडियो, और ऐसी ढेर सारी वीडियोज़ को आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो प्लीज़ पेज को फॉलो कर लो यार, और काफ़ी सारा मेहनत लगता है इस पर। तो चारों तरफ शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लाइक करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए सिर्फ गुड डे।